और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, देखना जाति और धर्म सियासत का कर्म, बचाना है अपना वोट, दिखाती है सियासी खोट। एसपी की मजबूरी, एमवाई फैक्टर जरूरी। एसबी निषाद पार्टी को नकारा, अब किसका सहारा? जनता विकास के साथ, पीडीए देगा फिर मात? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। ऋचा सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष मिश्रा जी प्रवक्ता एसबी, धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। दो चीजें हैं, एक तरफ साथी जो एनडीए के, उनका क्या रहा हिसाब किताब, और दूसरी ओर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन औरंगजेब के परिवार से मुलाकात आखिर क्या कुछ दर्शाता है? सवाल सबसे पहले अरविंद जी आपसे कि आखिर इन दोनों को अगर देखें, दो चीजें अलग है, लेकिन इसे इसलिए क्योंकि अब सारा उपचुनाव और 27 की लड़ाई होगी। एक तरफ पीडीए, लेकिन औरंगजेब के घर जाकर, और कहा जा रहा है कि संसद में अखिलेश इस मुद्दे को भी उठाएंगे, और दूसरी ओर एसबी और निषाद पार्टी जो अपनों को नहीं जिता पाया, जिनका अपना वोट बैंक कहते थे, वो भी साथ नहीं दिया। सवाल इस बात को लेकर है कि अब अगला कदम क्या? बिल्कुल, देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम यादव गठजोड़ तो था ही, उसका अपना वोट बैंक निसंदेह जो है उसका सामाजिक विस्तार हुआ है। और जो पिछड़ी जातियां जो पीडीए के जरिए उन्होंने साधने की कोशिश की, उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। अब चूंकि औरंगजेब की बात, उनकी हत्या को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक जो एक प्रतिरोध जताने का सवाल है, तो लाजिमी है, विशेष रूप से इसलिए कि उसका कांग्रेस पार्टी के साथ सपा का गठबंधन है। राहुल गांधी भी जो है उसी तेवर के साथ ऐसे मुद्दों को उठाते हुए दिख रहे हैं। तो 2027 में ये गठबंधन कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चूंकि अपना राजनीतिक बढ़त बढ़ाने के लिए दोनों ही दल के जो शीर्ष नेता हैं, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, ये जो माइनॉरिटी के जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए जो है जितना बड़ा जो है उनका विरोध होगा, मतलब दिखाना होगा, उस कसौटी पर जा करके अपने आप को वो कसने की कोशिश करेंगे। निसंदेह जो है यह जो अपना वोट बैंक को साधने का भी एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बार जो है, या कांग्रेस, दोनों को मिलाकर के देख लिया जाए तो जो मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो जो है अब तक का रिकॉर्ड तोड़ मिला है। अब सवाल रही निषाद पार्टी का और सुभाषपा का, तो देखिए लाजिमी है, पूर्वांचल से ये दोनों दल आते हैं। पूर्वांचल में आप देखिए इस बार जो है सिर्फ 8 सीट ही एनडीए गठबंधन जीता है और बाकी सीटें जो है हार गई है। जबकि 2019 में 19 सीटें जो है यही गठबंधन जीता था। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सामाजिक आधार खिसका। अब देख लीजिए संत कबीर नगर में ही जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, हरिनारायण राजभर भाजपा से लड़े थे और लगभग जो है 4,67,000 वोट पाए थे, और प्रवीण निषाद जो है 4,06,000 पाए। उधर घोसी में देख लीजिए अरविंद राजभर जो है 3,40,000 पाए हैं, और उसके पहले जो है जो कैंडिडेट थे वह जो है लगभग 4.5 लाख पाए थे। तो निसंदेह जो है अपना जो उनका और वोट बैंक था, जो अपनी जातियों का जो कि एक शिफ्ट कराने का दावा करते थे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि भाजपा के लिए, वो चारों खाने चित साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है इस चीज को जो है नकारी। जी ठीक, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से नकार दिया एसबी और निषाद पार्टी को, पीयूष मिश्रा जी समझ रहे हैं, यानी कि अब रास्ता खुला होगा आप लोगों के लिए कि चाहे अपने को बचाएं या अपनों को बचाएं, करे तो क्या करे? देखिए राहुल जी, जहां तक पूर्वांचल की बात आई और जहां तक अरविंद जी ने अभी जो कहा, चाहे वह उसी की बात करी, चाहे संत कबीर नगर खलीलाबाद की बात, हम लोगों को वोट मिला है और हम लोगों ने वोट, जो हमारी कम्युनिटी है जिसके नाते हम लोग आते हैं, हमने उसको शिफ्ट कराया है। 3.5 लाख वोट मिलना ऐसे नहीं मिलता। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एनडीए गठबंधन ने जो झूठ फैलाया, चाहे वह खटाखट 8,000 8,500 रुपए देने की बात उन्होंने करी, चाहे वह आरक्षण खत्म हो जाएगा उसकी बात करी, चाहे संविधान खत्म हो जाएगा उसकी बात करी, जो झूठ उन्होंने फैलाया जनता के बीच, उसको हम थोड़ा सा रोकने में और लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। मैं ये मानता हूं इसी का परिणाम है कि हमारी सीटें, एनडीए की सीटें कम आई। लेकिन अगर आप एक साइड ये कह रहे हैं कि हमारी जो कोर वोटर है उनका वोट ही नहीं मिला, तो यह कहना न्यायपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि उठा के आप देखिए, चाहे घोसी को देखिए, चाहे आप खलीलाबाद को देखिए, हर जगह वोट मिला। 3.5 लाख ऐसे हम लोगों को वोट नहीं मिला। और जो मैं बात कह रहा हूं कि जो
और अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनको हम यह समझाने में नाकामयाब रहे। मानते हैं पूरा, मैं इसका वो कह रहा हूं कि हम ये स्वीकार करते हैं, लेकिन अब जनता का जनादेश है, वो उसको माथे पर हम लोग मान के नए प्रयास, नए कदम के साथ फिर चलेंगे। अब आपने ही देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले आपने चलाया भी राहुल जी कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सब लाइन लगा के 8,500 वो चीज अलग है। वो तो फिर कहेंगे कि आप उधर तो 15 लाख का भी वादा किया गया था, सपना दिखाया गया था, बुलेट ट्रेन का भी, बहुत सारी चीजें थी, वो भी सपना ही था। वो देखिए, वो जब दिखाया गया, किया गया, वो गर्भ में गया, ठीक है। तब ये भी तो कहेंगे चुनाव बीता, वो भी गर्भ में गया, वो भी गया। नहीं, अब यहाँ पे ठीक है, एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन ऋचा सिंह 30 सेकंड चाहूंगा। और जो बात अभी आपने बताई औरंगजेब की, अलीगढ़ की, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तब भी दंगे, खून खराबा ऐसे होते रहे। समाजवादी पार्टी के सीट का बढ़ना ही आज की घटना का उद्योतक है। नहीं, ये तो देखिए बहुत क्लियर अरविंद जी ने कहा कि जो एक वोट बैंक है वो तो गया है गठबंधन को, वो तो उनके हैं, उस पर वो दावा भी करते हैं और उनके लिए राजनीति भी कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऋचा सिंह जी, जिन पर भरोसा किया अब वो भरोसे लायक नहीं रहे, उपचुनाव में भी भरोसा आप लोग करेंगे या 27 में भी करेंगे? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज पे भरोसा करती है, वो है सबका साथ, सबका विकास। हम किसी धर्म की या फिर जातिगत तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। और लेकिन राहुल जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि 2024 में जो परिणाम आए हैं, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और एनडीए के पक्ष में आए। और यही कारण है कि जनता का जनादेश एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी पर रही है, सीट आधी हो गई है। ऐतिहासिक रूप से हमने तीसरी बार सीट बनाई है। लेकिन अगर आप देखें कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम है राहुल जी, वो किसी नेता, नीति और नीयत से प्रभावित होकर नहीं आए हैं। और ना अखिलेश यादव जी की पॉपुलैरिटी में इतना कोई बढ़ावा हो गया है जिससे प्रभावित होकर लोगों ने वोट कर दिया है। ये बात एकदम सच है कि झूठ की, जिसको कहते हैं कि हांडी आकाश की हांडी बार बार नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से झूठ फैलाया कि संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, या जनता को भी समझ में आ गया और जनता देख रही है कि संविधान और आरक्षण की खतरा आर्थिक तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों से है। क्योंकि इनके इतिहास में ये पहले सिद्ध हो चुका है कि किस तरीके से इन्होंने लगातार एक धर्म विशेष को आरक्षण देने के लिए दलित पिछड़ों का हकमारी करने का काम किया है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि पीडीए कोई फॉर्मूला नहीं। आप मुझे बताइए राहुल जी कि अगर पीडीए कोई फॉर्मूला होता तो 2019 से जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं हिट किया? फिर उसके बाद 2022 में इनके साथ सुभाषपा भी थी, रालोद भी थी, तब ये जो है नहीं, वो तो आप लोग आकलन कीजिए ना कि आखिर क्यों निकल गई समाजवादी पार्टी आगे, या कांग्रेस की सीटें क्यों बढ़ गई, आपकी घट क्यों गई? आकलन करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उस सबके साथ सबके विकास में जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने जनता को गुमराह करने का काम किया, उसको हम काउंटर करने में सफल नहीं हुए, लेकिन इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, औरंगजेब है इसलिए प्रतिनिधिमंडल गया, वहां रमेश, सुरेश, दिनेश या कोई भी होता तो ये प्रतिनिधिमंडल शायद ही वहां जाता। देखिए राहुल जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इस तरह चाहे औरंगजेब के साथ हो, चाहे राहुल और दिनेश महेश के साथ हो, ये ध्वस्त कानून व्यवस्था का द्योतक है कि इस तरह घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप नियंत्रण करने में असफल हैं, सरकार चलाना आता नहीं। रही बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि काठ की हाथी बार बार नहीं चढ़ती। अरे काठ बिल्कुल सही कह रही थी, काठ की हाड़ी बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ये कौन लोग कह रहे हैं जो लगातार जनता को गुमराह और झूठ बोलते रहे, जो 2014 के वादे आज तक नहीं पूरा किए और 3-4 बड़े चुनाव जीत के चले गए। तो उत्तर प्रदेश की जनता धीरे धीरे इनकी असलियत समझ गई। चाहे ये महंगाई की बात किया हो, बेरोजगारी की बात किया हो, भ्रष्टाचार की बात किया हो, चाहे गैस का दाम करने की बात कम किया हो, चाहे सिलेंडर के दाम कम करने की बात रही हो, 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात रही हो, माँ गंगा साफ करने की बात रही हो। देखिए धर्मेंद्र जी, वो बातें तो हो गई। देखिए ये तो मूल आता हूँ जो आपका सवाल है। देखिए समाजवादी पार्टी पीडीए के सामाजिक समरसता के संदेश के साथ उनके शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए उनकी सारी लड़ाई और उनके विचार को साथ लेकर के ये तय हुआ 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता का सकारात्मक आंदोलन
एक बन करके उभरा है। और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी और जो मुख्य धारा से पीछे रह गए अगड़े हो सर्व समाज के लोग हो, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी उनके हक हुकूक नहीं, दो चीजें कही जा रही। देखिए पूरे उत्तर जरा इसको हम देखिए ये जोड़ी इससे पहले तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये जोड़ी इसमें कमाल कर रहे हैं। उसमें कहना है बीजेपी और उनके सहयोगियों का कि आप लोगों ने भ्रमित किया वोटर्स को। आपको पता था हमारे जो वोटर है वो तो है ही, लेकिन बाकियों को कैसे जोड़ना है, वो खटाखट संविधान बचाओ, ये तमाम बातें कही गई, इसलिए आप लोगों को मिल गए, वोट मिल गया। नहीं, राहुल जी झूठ कौन बोला और मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम कौन करता है? पूरे देश ने देखा। देश के भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंचों से, राजनीतिक मंचों से भाषण देते रहे। मां से मटन, मां से मछली, मां से मंगलसूत्र और मां से मुजरा तक पहुंच गए। किस तरह से एक आबादी को चिन्हित करके उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, किस तरह एक आबादी को कहा कि ये छीन करके कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ने लगे। तो इस तरह से झूठ और भ्रम को तो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषी क्षेत्रों की महान जनता ने इनके झूठ को पकड़ लिया, इनको आईना दिखाने का काम किया कि अब आप बेनकाब हो चुके हैं। 2014 के बाद अपने घोषणा पत्र को पढ़िए, 2019 के घोषणा पत्र को ठीक है, उत्तर प्रदेश की महान जनता, 2022 लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी जीती है वहां की जनता महान नहीं है क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे महान नहीं है जनता। किस समीकरण जीते हैं ये लोग, कैसे बच गई वो सीटें, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन 2014 और 19 में जहां जनता का भारी समर्थन इन्हें प्राप्त हुआ था, 2-2, 3-3 लाख से 4-4 लाख से सीटें जीतते थे, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने, देखे लोकतंत्र में 100% कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में हमको बहुमत मिला है, एक तरह से देखा जाए विधानसभा की ज्यादा सीटें जीत करके आए हैं, और लोकसभा की देखिए इनको आधे पर पहुंच गए, जो इनका पिछला प्रदर्शन था उसके आधे पर लगभग पहुंच गए। कुछ सीटें ये प्रोपोगेंडा, झूठ और बेईमानी के सहारे जीत गए, नहीं तो शायद वो आपको कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं। ऋचा जी एक छोटा सा जवाब। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी राजनीतिक समझदारी है जिससे इनको बहुमत मिला और ये विपक्ष में बैठे हुए हैं। और हमको जनादेश मिला है तो एनडीए ने सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनहित और जनकल्याण के क्षेत्र में काम करना अपना शुरू कर दिया है। ये लगातार सबसे देख रहे हैं, और अगर यही जनता का जनादेश था तो आपको पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी पीडीए के नाम से और आपके जिस तरीके से संविधान खतरे में है। राहुल जी आप मुझे बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब तो हमने संविधान में कोई संशोधन किया नहीं, और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि 2014 नहीं, उन्हें जो डिलीवर करना था वो तो कर गए, अकेले पूरी बहुमत तो इसके बाद। लेकिन आप लोग तो बचाव की स्थिति में नहीं रह रहे, आप जनता को नहीं समझा पाए, वो समझा गए, वोट ले गए। ये जनता को बरगलाने का काम किया, और अभी इसलिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। राहुल जी आप परिणाम देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पता नहीं कौन किसको बरगलाया। एक ठीक है राहुल जी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं अब की बार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके चुने हुए सांसद, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे हेगड़े साहब हो, चाहे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हो, वो कहते हैं कि 400 हमको इसलिए चाहिए कि देश का संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। ठीक है 1 मिनट अरविंद जी इन्होंने तो जरा आप दोनों शांत हो जाइए। अरविंद जी हमें 400 इसलिए चाहिए, जब तक ओम प्रकाश राजभर रहे, हमने 22 का चुनाव देखा, उस दौरान जब रिजल्ट आया उसके बाद कई बातें हुई, तो राजभर कह रहे थे समाजवादी पार्टी को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, हमने साथ दिया तो उन्होंने 1 मिनट धर्मेंद्र जी, हमने 100 का आंकड़ा पार करवा दिया। अब तो ये लाले पड़े कि बीजेपी के साथ गया, सीट आधी हो गई, अपनी सीट तो जीते नहीं, दूसरी की क्या जिता पाएंगे? अब उस पर आकलन करे। 1 मिनट धर्मेंद्र जी, ये सवाल आपसे नहीं है, अरविंद जी आकलन करे, कुछ भी करे, समझ में आ रहा है कि कौन कितने पानी में। निस्संदेह देखिए ओम प्रकाश जी और उनकी पार्टी को शिकस्त मिली है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि जो है उनका जो है अस्तित्व या प्रासंगिकता जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। देखिए मुझे याद है 2004 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और लोकसभा में 35 सीटें इसी तरह समाजवादी पार्टी का रमात दिखाई थी। लेकिन जब 3 साल बाद 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी जो है सरकार बनाने में कामयाब हो गई। उस 35 सीट के जीतने का कोई मतलब नहीं रहा। उसी तरह देखिए अभी 3 साल का वक्त है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा समय है इसमें अपने आप को सुधारने का। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की देखिए, जातियां हमेशा एक फैक्टर के तौर पे काम करती है।
अब इस बार लोकसभा में निसंदेह पूर्वांचल में निषाद पार्टी आप सुभाषपा का जो है वो प्रभाव जादू नहीं चला, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो 2027 में पूरी तरह से उनकी भूमिका जो है समाप्त हो जाएगी। जातियों का अपना एक असर रहता है और मुझे लगता है कि ये जातियों की गोलबंदी जो है हर चुनाव में चाहे मैं तो कहता हूं, देखिए अरविंद जी, एक छोटी सी चीज ये भी है कि यहाँ अगर हम उसमें अपना दल को भी जोड़ देते हैं, सवाल इस बात को कि पूर्वांचल में ही तो सबसे ज्यादा डेंट लगा है बीजेपी को, और ये सभी तो पूर्वांचल से ही आते हैं। आप समझ रहे हैं, 3 जातियों का गठजोड़ इधर और बीजेपी का अपना, जहां सबसे ज्यादा मात खाए हैं। आप इसका तो आकलन कीजिए। नहीं, देखिए राहुल जी, आप बहुजन समाज पार्टी का जो 19% जो वोट बैंक लगभग 2019 में था वो घट करके 9.46 पे आ गई है, यानी 10% जो है उसका वोट बैंक कहीं अन्यत्र शिफ्ट हुआ है। स्वाभाविक रूप से जो है इंडिया गठबंधन के तरफ गया है, उसको जो संविधान जो है बदलने के बाद जो चली थी वो जमीन पे परकुलेट हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सवाल ये उठता है कि अब 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, बसपा भी बड़ी भूमिका के तौर पे रहेगी। पीयूष जी, सवाल इसका चाहे जो भी है, लेकिन ट्रांसफर तो नहीं करा पाए वोट एक दूसरे को। है कि जो इंडिया अलायंस ने जो झूठ फैलाया उसको हम थोड़ा सा रोकने में नाकामयाब रहे, इसकी हम चर्चा और समीक्षा कर रहे हैं। जबकि आपको याद होगा कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ही खुद खत्म किया था, तो अब हम लोग नहीं समझा पाए, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ और भी चल रहा है नीचे लाइन में कि ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी का ही भंग की हार के नाते, ऐसा कुछ नहीं। हर साल हमारे यहाँ संगठन भंग होता है और हर साल ही घोषणा होती है नए संगठन की। जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल 3 साल का हमारे यहाँ प्रारूप है कि जो अच्छा करता है वो 1 साल रहता है, अन्यथा चेंज करके फिर उनको 1 साल के आगे रहता है, अन्यथा उनको चेंज किया जाता है। तो ये जो आप लाइन चला रहे हैं कि हार के नाते, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल हमारे यहाँ संगठन का करते रहिए सर, लेकिन हमें जो दिखता है हम तो अपने हिसाब से देखेंगे ना उसे। अब आप पत्रकारिता के चश्मे से, आप अपनी पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं, पत्रकारिता के चश्मे से देख रहे हैं। राहुल जी, वो बिल्कुल आप करिए, लेकिन उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब जैसे नहीं, आप इस पर सफाई दे रहे हैं तो इस हार पर भी सफाई दे दीजिए ना, कि साथ तो आए लेकिन हम बेहतर नहीं कर पाए, ना उनके लिए ना अपने लिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं, जनता का जो जनादेश हम उसको सर पे ले रहे हैं। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि जो इन्होंने झूठ फैलाया, चाहे वो 8,500 रुपए महीना, साल धर्मेंद्र सिंह जी या आरक्षण का हो, हम उसको नहीं समझा पाए। सुभाषपा के साथी ये तो झूठ की बात कर रहे हैं। सुभाषपा के साथी, इनको याद नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर जब योगी आदित्यनाथ जी की पहली सरकार से अलग हुए तो उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़ों का हक नहीं दे रही, चाहे आरक्षण की बात हो चाहे और जगह पर उनको सम्मान देने की बात रही हो। लेकिन जब इनको मलाई मिली, मिनिस्टर इन वेटिंग बहुत दिन तक रहे, तो ये पिछड़ों का हक को भूल गए। चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे जब इनकी सरकार में भागीदारी हुई, इनको कोई पिछड़ा नहीं, केवल अपने बेटा और परिवार याद आया। ये पूरे इनके सभी सहयोगी दलों की स्थिति है। आज तक ये सफाई नहीं दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या हक पूरा कर लिया, तो जनता ने इनको नकार दिया। इनके लोग इनको अपना जागीर समझते थे, उन्होंने कहा जब हमारे लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, हमारी बात नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो है हम क्यों वोट दें। सीधी सी बात है, इनको जनता ने नकार दिया। जिनकी नुमाइंदगी की बात करते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, पीडीए में ना, धर्मेंद्र जी, पीडीए में केवल ए का दर्द आपको दिखाई देता है, ए में भी अल्पसंख्यक, और किसी का दर्द नहीं दिखाई देता। पीडीए में हमें सर्व समाज का दर्द दिखाई देता है। तो अलीगढ़ ही केवल डेलीगेशन गया ना आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर